अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं अवां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, अॼु कराची तमामु वॾी दहशतगर्दी वॾी तबाहीअ खां बची वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जी कानून लागू करण इदारनि जी बर वक़्त कार्रवाईअ सां हिकु मासूम निंगरी खे न रुगो रेस्क्यू कयो वियो आहे, पर कराची शहर खे हिकु वॾी दहशतगर्दी जे वाक़े खां बचायो वियो आहे। ऐं अव्हांखे ॿुधी करे हैरत थींदी जेके छिरकाईंदड़ इंकशाफ साम्हूं अचनि पिया त हाणे जीअं त असां सभिनी खे ख़बर आहे त दहशतगर्दी हिकु तमामु वॾो चैलेंज आहे, जंहिंखे असां हिन वक़्तु फेस बि कयूं पिया। केतिरे ई वरियनि खां असीं फेस कयूं पिया ऐं उन दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ असांजो मुल्क हिकु जंग में बि मुसलसल हिकिड़ी जंग में मौजूदु आहे। पर हाणे असां ॾिसूं पिया त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि ऐं तरीक़नि सां उनजो इस्तेमालु कयो वेंदो रहियो आहे मुल्क ख़िलाफ़। पर हाणे जेके मासूम ॿार आहिनि उन्हनि जी ज़हन साज़ी ज़रिए उन्हनि खे इस्तेमालु कंदे हाणे पंहिंजे मज़मूम इरादनि खे कामयाबु करण जी हिकिड़ी नाकाम कोशिश अॼु बि थी, जंहिंखे बर वक़्त कार्रवाई सां नाकाम बणायो वियो आहे। नाज़रीन, पर ॼाणायो पियो वञे त अव्हांखे यादि बि हूंदो त तक़रीबन 2022 में हिकिड़ो वाक़ियो थियो हो कराची यूनिवर्सिटी आॾो। चाइनीज़ जेके प्रोफेसर्स हुआ उनजी हिकिड़ी उहो अमलो बि मौजूदु हो, प्रोफेसर्स बि हुआ, उनजी वैन खे निशानो बणायो वियो ऐं उहो जेको हमिलो थियो हो उनजी ज़िम्मेवारी बाद में कलदम तंज़ीम BLA क़बूली हुई। ऐं उनखां पोइ उन्हनि इहा बि ॼाणायो इन शइ जी दावा बि कई हुई त हीअ पहिरीं औरत आपघाती बमबार हुई। शारी बलोच वारो वाक़ियो अव्हां सभिनी जी यादगिरियुनि में ज़रूरु महफ़ूज़ हूंदो। उनखां पोइ नाज़रीन मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ज़ाहिरा दहशतगर्दी जी जेका लहर आहे उहा असांखे नज़र ईंदी रही आहे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कंहिं वक़्तु कुझु तेज़, कंहिं वक़्तु कुझु हल्की, पर ऐं उन ख़िलाफ़ जेके कार्रवायूं आहिनि जेके मुसलसल फोर्सिस जूं उहे पिणु जारी रहियूं आहिनि। पर अॼु नाज़रीन जेको हीउ मामिलो साम्हूं अचे पियो उन में ॼाणायो पियो वञे त बर वक़्तु हिकु बलोच निंगरीअ खे रिकवर कयो वियो आहे, रेस्क्यू कयो वियो आहे। ऐं उहा तमामु नंढी ॿुधाई वञे पई, टीनेजर ॿुधाई पई वञे ऐं ॿुधायो पियो वञे त सोशल मीडिया जे इस्तेमाल सां उनजी मुसलसल केतिरे ई वक़्त खां ज़हन साज़ी कई वेंदी रही ऐं हाणे हू पंहिंजो घर बि छॾी चुकी हुई ऐं हू बिल्कुलु तयारु हुई कंहिं बि कराचीअ में कंहिं बि हंध ते आपघाती हमले जे हवाले सां। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में ज़ाहिर इन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं ऐं उनखां पोइ हिकु भेरो ॿीहर हीअ ज़िम्मेवारी अञा वधे थी ज़ाहिरा सिक्योरिटी इदारनि ते, कानून लागू कंदड़ इदारनि ते, पर उन सां गॾोगॾु हर माण्हूअ ते इहा ज़िम्मेवारी अचे थी त हू पंहिंजी सराउंडिंग्स जो बि ख़्यालु कनि, जेतिरो थी सघे एहतियात बि कनि ऐं केयरफुल रहनि ऐं जीअं चइबो आहे त पंहिंजो ज़हन बि खोले रखनि, अखियूं बि खोले रखनि। ऐं ख़ासि करे घरनि अंदरि जेके पेरेंट्स हिन वक़्तु हीउ प्रोग्राम मुंहिंजो ॾिसनि पिया उन्हनि सभिनी जे लाइ बि इहो पैगाम आहे। जेतोणीकि जेको अॼोको वाक़ियो थियो आहे हुन में ॼाणायो पियो वञे त हीअ ॿिनि माउ पीउ जी ॿारड़ी ॿुधाई पई वञे, हिन जा माउ पीउ न हुआ हयात, तंहिंजे करे शायदि वधीक ईज़ी लॻो उन्हनि खे। पर हूअं बि नाज़रीन हिन प्रोग्राम वसीले बि असां इहो पैगाम ॾींदासीं जेके बि पेरेंट्स ॿुधनि था या जेके बि गार्जियंस ॿुधनि पिया उहे ज़रूरु हिनखे यकीनी बणाइनि त उनजो ॿारु सोशल मीडिया से कहिड़ी एप्स जो इस्तेमालु करे थो, कंहिंसां राब्ते में आहे, हिन शइ जो ख़्यालु करण बि तमामु इम्पॉर्टेंट आहे। ख़ुदि हुकूमत लाइ बि तमामु घणो इम्पॉर्टेंट आहे त हिकिड़ी वरी नए सिर खां हिकिड़ी असराइती आगाही मुहिम हलाई वञे। इन ॾिस में कानूनदान जेके असांजा पार्लियामेंटेरियंस आहिनि उहो कहिड़ो किरदारु अदा करे सघनि था, छा सजेस्ट करे सघनि था, उन्हनि ते बि नाज़रीन गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उनखां पोइ प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में गुफ़्तगू कंदासीं उन सियासी डायलॉग जो जंहिंजो बार बार ज़िक्र थिए पियो, जंहिंजी ख़्वाहिश हर पार्टी कंदे नज़र अचे पई, पर उन बावजूदि उनजे लाइ हाणे कंदो केरु, इनिशिएट उनखे केरु कंदो। हीउ मामिलो कुझु अॻियां कुझु स्टेप्स अॻियां वधे थो, उनखां पोइ वरी असां ॾिसूं था त तमामु वधीक स्टेप्स पोइ ते हलियो थो वञे ऐं बदस्तूर डेडलॉक जो शिकार नज़र अचे पियो। हिकिड़ी अॻभराई थी ही वज़ीर आज़म जी आछ जो ऑपोज़िशन जे इतिहाद हिकिड़ो मस्बत जवाबु ॾिनो, पर उनखां पोइ पहिरियां अव्हां पहिरियां तव्हां उन मामले ते हीउ मामिलो अञा बि अटकियल आहे ऐं उते का ॻाल्हि असांखे नज़र कोन पई अचे। अॻियां वधंदे गुज़िरियल ॾींहुं बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुफ़्तगू कई आहे, PTI खे बि पैगाम ॾिनो आहे त हू इंतिहा पसंदी सियासी छॾनि, इंतिहा पसंदी जी सियासत छॾे जमहूरी हदुनि अंदरि वापसि अचनि, उतां ई को रस्तो निकिरणो आहे। उन्हनि पंहिंजो मिसाल बि ॾिनो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मिसाल बि असां ॾियूं था त को न को रस्तो कढिबो आहे सिचुएशन जो, जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ न पई कढे, जंहिंजे करे मामला डेडलॉक जो शिकार आहिनि। उन्हनि इहा ॻाल्हि बि कई आहे त जेकॾहिं क़ौमी इदारनि ते का कार्रवाई या को हमिलो थींदो
त उन ख़िलाफ़ु जेको एक्शन थिए त उन ते का शिकायत न थियणु घुरिजे। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी अहिड़ो कुझु करे आहे त उनजो अलाए कहिड़ो हशर थिए आहे त PTI सां अञा कुझु बि न थियो आहे। नाज़रीन, पैगाम जो जवाबु PTI जो छा हूंदो उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। बिल्कुलु प्रोग्राम जे आख़िर में सुहेल आफ़रीदी साहब 3 ॾींहंनि जो लाहौर जो दौरो कयो आहे। KP जे वॾे वज़ीर जो ही जेको दौरो आहे उहो पुॼाणी ते त पहुतो आहे, पर नाख़ुशगवार यादनि सां ऐं ख़दशनि सां शिकायतुनि सां ई पुॼाणी ते पहुतो आहे। सुहेल आफ़रीदी साहब ॻाल्हाइनि पिया त हू 4 करोड़ माण्हुनि जी नुमाइंदगी करे उते पहुता हुआ, पर जेको रवैयो पंजाब सरकार जो रहियो उहो न रुॻो ग़ैर जमहूरी हो पर इंतिहाई मज़म्मत जोॻो हो ऐं इन सां अञा जेके वेछा आहिनि नफ़रतूं आहिनि उहे वधंदियूं ऐं इन दौरे जी पुॼाणीअ ते हुननि सिंध अचण जो ऐलान बि कयो आहे। नाज़रीन, जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ मां सां कराईंदसि। जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे कराची स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा ॻोड़ा MP आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, जमाल सिद्दीकी साहब मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन, जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि, JUI जा मरकज़ी तर्जुमान आहिनि, असलम गौरी साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ज़रिए ऐं मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि अरबाब ख़िज़र हयात साहब वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार, अवां सभिनी जी महिरबानी, अवां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं गुफ़्तगू जो आगाज़ कंदासीं। नाज़रीन, कराची शहर खां जेको ही वाक़ियो थियो आहे, जमाल साहब कीअं ॾिसो पिया? ज़ाहिर आहे दहशतगर्दी तमामु वॾो चैलेंज आहे ऐं उनखे असां सभु मूंडियूं पिया, अॼोको ही वाक़ियो छा चवंदो? ॾिसो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नाजिया। ॾिसो नाजिया, इहो त ज़ाहिर आहे गवर्नमेंट जी ज़िम्मेदारी आहे ऐं मां सम्झां थो त इहो गवर्नमेंट खे हिन बारे में बि सोचणु खपे। गवर्नमेंट जी गवर्नेंस अगरि घणो पॉलिटिक्स ते फोकस कंदी, ॿी शयुनि ते हुनजो फोकस हूंदो त मां सम्झां थो त उहो पंहिंजो जेको एक्चुअल सब्जेक्ट आहे लॉ एंड ऑर्डर, आवाम जी जानो माल जो तहफ़ुज़, उन ते न करे सघंदी, उन ते फोकस न करे सघंदी। त ज़िम्मेदारी हुकूमत जी आहे, उन में फेडरल गवर्नमेंट खे बि सपोर्ट ॾियणु खपे ऐं मां सम्झां थो त इहो हुकूमत पंहिंजी ज़िम्मेदारी पूरी कंदी। लॉ एंड ऑर्डर वॾो सब्जेक्ट आहे, चाहे शहर हुजे चाहे इंटीरियर हुजे, उन में सिंध गवर्नमेंट खे पंहिंजे लॉ एंड ऑर्डर खे मेंटेन करणु खपे। आवाम जी जानो माल जी ज़िम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट जी आहे। सॉरी बिल्कुलु असां अॻियां गुफ़्तगू वधाइण बिल्कुलु पाणी पी वठो ऐं जीअं असां अवां जो मौक़िफ़ बेहतर तरीके से शामिल भी कयूं ऐं ॿुधूं भी। बेग साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपने जमाल साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हुकूमतों की जिम्मेदारी है, दहशतगर्दी का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो एक मुश्तरका चैलेंज है, उससे हम सब निबर्दे आजमाएं। आज के स्पेसिफिकली इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? अब आगे मज़ीद आज का वाक़या हमने देखा, बर वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, ये हमने देखा कि सारे मामला जो थे वो हमें बर वक्त उन्होंने संभाल लिए, लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए? आप बहैसियत हुकूमत में आप मौजूद हैं, सिंध हुकूमत यहाँ पर मौजूद है पीपल्स पार्टी की, क्या कहेंगे आप? और ये सब हुकूमतों के लिए ज़ाहिर एक पैगाम है, क्या कहेंगे आप? 3 मैसेजेस बड़े वाजे देता है पूरी कौम को, हमें आपको। पहला तो यह है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसियां जो काम कर रही हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं कि महदूद वसाइल में वो हर जगह दुश्मन को मुंह की मार रही हैं, चाहे वो KPK में हो, अप कंट्री में हो। आज ये जो आपने वाक़या बतलाया है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या हो सकता था। और इसका दूसरा मैसेज ये है कि हमें अपनी सोशल मीडिया को ज़्यादा मॉनिटर करना होगा और हमें ऐसे तमाम मवाद को जो कच्चे जहनों को चेंज कर सकते हैं, उनको दहशतगर्दी की डगर पे ला सकते हैं। ये बच्ची की उम्र 13-14 साल है, ये बिल्कुल बच्ची खेलने वाली उम्रें होती है। इसमें उन्होंने अब टारगेट रखा है कि बच्चों को लाके उनके जहन चेंज करके सोशल मीडिया से और फिर उनको इस्तेमाल किया जाए दहशतगर्दी के लिए। जो ये वाक़या होने वाला था, अल्लाह ताला ने शहर को बचाया, हमारे मुल्क को दहशतगर्दी की हमले से बचाया। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़े वाज़ेह हो जाती है कि जो पीका का कानून लाया गया है, जिसमें ये सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया पे रेगुलेशंस और पाबंदियाँ और मॉनिटरिंग,
की बातें थी तो सबको बुरा लगा था, मुझे भी कभी कभी लगा था बुरा। लेकिन मैं समझता हूँ आज के वाक़े के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये हमारे लिए, शहर के लिए, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हम मुझ दुश्मन अनासिर के उस मवाद को जो हमारे बच्चों के जहनों को गंदा कर रहे हैं, उनको दहशतगर्दी की तरफ राग़िब कर रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें, उस मवाद को उन तक ना पहुंचने दें, और वो मवाद जो पहुंचाने वाले हैं उनको पहुंच के काला कामा उनका करा जाए। और इस पे मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए। यहाँ मैं जमाल साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, एक्शन, नेशनल एक्शन प्लान जो हमारा बनाया गया था वो पूरे मुल्क के लिए था, वो किसी सूबे के लिए, एक या दो सूबे के लिए नहीं था। 3 सूबों ने उस पर अमल करने की अश्योरेंस दी है, एक सूबा उस पर अमल नहीं कर रहा, बल्कि वो कहता मेरी हिकमत अमली है कि मुज़ाकरात किए जाएं, इनको बिठाया जाए, बसाया जाए। तो ये चीजें मुल्की मफाद में, ये जो हिकमत अमली है जिसके तहत दहशतगर्दी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो फिर वो एक मौसर हिकमत अमली नहीं हम अपना पाएंगे। तो हमारी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, 2 चीज़ों में हमें बिल्कुल एक होना है। एक, दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए हमें एक हो के कवानीन भी बनाना है, हिकमत अमली भी बनाना है, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद भी करना है हमने। और दूसरी चीज़ जो कल बिलावल साहब ने कही है कि हमें अगर इस्लाहात लानी है, इलेक्शन की इस्लाहात लानी है, तो एक बन के वो इस्लाहात को हम पास कराएं सियासी तौर पे, ताकि हमें एक दूसरे के ऊपर ये एतबार हो सके कि जी शफाफ इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो शिकायतें होती हैं, हर पार्टी जो हार जाती है फिर वो यही बातें करती है कि उसके वोट बैंक को जो है वो जियोपर्टाइज किया गया है। तो इस चीज पे भी बिलावल साहब ने बड़े खुले दिल से कहा, और उन्होंने कहा बेग साहब, उन्होंने साथ साथ बड़ा वाज़ेह भी कर दिया कि फिलहाल तो इलेक्शन नहीं होने जा रहे, जो अपोजिशन इत्तेहाद का मुतालबा भी था। अभी जल्दी इलेक्शन कोई नहीं हो रहा है, और मफाहमत के बादशाह से बात करें कि ये तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे लाके इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करें, और हम दोबारा मेन स्ट्रीम में आके मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए हम काम करें। हमें ये इंतशार की सियासत, ये होस्टाइल बिल्कुल बेग साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। बिलावल साहब ने अपनी उस स्पीच में कुछ पैगामात भी दिए, जिसमें पीटीआई के पैगाम का मैंने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया, साथ साथ कुछ तजावीज़ भी दी, और तजावीज़ दी कि हम बड़ों को सिर्फ ये तजवीज़ दे सकते हैं कि जो सियासी इस्तेहकाम है वही ज़मानत है मुल्क की तरक्की और खुशहाली की। बाकी पार्टीज इस ज़मन में क्या सोचती हैं? मेरे साथ अरबाब खज़र हयात साहब भी हैं, असलम गौहरी साहब भी हैं। अरबाब साहब, एक सियासी वफ़द मुस्लिम लीग नून का एक गुडविल जेस्चर के तौर पर वहाँ पर मौजूद था गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में, जब ये सारे मामलात हुए और जब ये स्पीच भी चल रही थी। अभी जो बेग साहब को आपने सुना, आज का जो ये वाक़या, वो ये समझते हैं कि ज़ाहिर है सब पार्टीज़ को, और वो उन्होंने ये कहा भी कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो, कवानीन की मौजूदगी का नाकाफ़ी है, उस पर अमल दरामद की बात हो, या फिर मुल्क के अंदर जो अपोजिशन इत्तेहाद जो मामलात हैं कि इस्लाहात की ज़रूरत है इस वक्त, उन सब के लिए एक पेज पर होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, जहां तक दहशतगर्दी के लहर है तो हमारी तो आंखें भी इसी में खुली है, क्योंकि मेरा ताल्लुक खैबर पुख्तूनख्वा से है। तो हम तो यहाँ जब सुबह आंख खोलते हैं तो तब भी धमाकों की आवाज़ें आती है, जब हम रात को सोते हैं तब भी धमाकों की आवाज़ें ही आती है। और यहाँ पर इन धमाकों की वजह से हमने अपने कितने जवान खोए हैं, हमारे सूबे के कितने अवाम बेगुनाह, जिनको पता ही नहीं है कि वो क्यों मारे गए हैं। बल्कि हमारे आए रोज, आज भी एक हमारे जो मेजर साहब एक शहीद हुए हैं, तो हर रोज यहाँ पर हम लाशें उठा कर थक गए हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर जो हमारे सूबे की मैं बात करूंगा कि यहाँ पर जो एक मखसूस पार्टी की हुकूमत है, तो उनको इससे कोई सरोकार है ही नहीं कि सूबे में क्या हो रहा है। उन्होंने देखे ना, ये एक नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। यहाँ पे उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर हुई थी चंद महीने कबल,
کہ اسی امن و امان کے حوالے سے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو فالو ہی نہیں کیا. بس ایک دن تھی وہ بارات میں بھی خبریں آ گئی اگلے دن اور بس بات ختم ہو گئی ہے. دیکھیے جو سیریس گورنمنٹ ہوتی ہے، جو صوبے کے ساتھ مخلص ہو، جو اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہو، جو ملک کے ساتھ مخلص ہو، تو دیکھیے اس وقت ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے. ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاست ایک طرف رکھ کر اس مسئلے کو حل کروانا ہے. کیونکہ اگر ایک ملک پہ دہشت گردی ہوگی تو یہاں پر تو نہ کوئی کاروبار کر سکے گا، نہ باہر سے سرمایہ کار یہاں پر آئیں گے، نہ خوشحالی آئے گی. تو ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دہشت گردی ہے، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ تمام متحد ہیں. لیکن چند مخصوص جماعتیں ہیں، میں اپنے صوبے کی بات کروں گا کہ یہاں پر جب آپریشن شروع ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ اس میں سہولت کاری کا کام کرتے ہیں، دہشت گردوں کی سہولت کاری کا. تو دیکھیں اس طرح تو کام نہیں بنے گا نا. اگر جب تک ہم ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا ایجنڈا ایک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان اور ہم تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ دینی جماعتیں ہو، سیاسی جماعتیں ہو یا جو بھی ہو، تو ہم سب کو یعنی ایک ایجنڈے پر متحد ہونا پڑے گا کہ ہمیں سب سے پہلے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، بعد میں سب کچھ چلے گا. ٹھیک. یہ مگر ارباب صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، اسلم غوری صاحب کو شامل گفتگو کریں گے. غوری صاحب، ابھی بیگ صاحب نے بھی وہی بات کی، ارباب صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، سب کو ٹیبل پر آنا ہوگا، میز پر آنا ہوگا. کل بلاول صاحب نے بھی اسپیچ میں یہی کچھ باتیں کی. پی ٹی آئی والے، اپوزیشن اتحاد والے بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. پر رکاوٹ کہاں سے ہے؟ یا جو بات بلاول صاحب نے کہی کہ ہم صرف بڑوں کو تجویز دے سکتے ہیں، اس کے بعد انتظار کر سکتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ وہاں سے کوئی سگنل نہیں مل رہا یا ابھی تک انتظار چل رہا ہے؟ یہ پہل کس نے کرنی ہے اور یہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بہت شکریہ آپ کا. میرا موقف تھوڑا سا میرے دوستوں سے مختلف ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ جہاں سوچنا پڑے گا کہ دہشت گردی کے اسباب کیا ہیں، دہشت گرد اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. PLA تنظیم اگر وہاں کے معصوم بچوں کو، لوگوں کو اگر دہشت گرد بنا رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپریشن اپنی جگہ ہے. آپریشن تو ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں کی منتخب حکومت کو درخواست کر کے اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنایا تھا. اس دور سے لے کے آج تک آپریشن تو چل رہا ہے بلوچستان میں. مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ آپریشن کیوں نہیں کہ ہماری فوج، ہمارے جو ادارے ہیں سیکورٹی کے اور دنیا میں مانے ہوئے ادارے ہیں، تو ہم بلوچستان میں ان پہ کیوں کنٹرول حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم KPK میں ہم دہشت گردوں پہ کیوں کنٹرول حاصل نہیں کر رہے؟ تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اسباب پہ. بلوچستان کے کیا اسباب ہیں؟ جب تک ان اسباب پہ ہم سیاسی لوگ بیٹھیں گے، سیاست دیکھیں. یہ فورسز کا کام ہے وہ امن و امان قائم کرنا. آج بہت اچھا واقعہ ہوا ہے کراچی میں، یہاں کی پولیس نے جو اچھا کام کیا ہے اور اریسٹ کی بچی برآمد کی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا قدم ہے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو کیا کر رہا ہے؟ حکومت بیٹھ کے اسباب دیکھے اور اسباب دیکھ کے حکومت فورسز کو کہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فورسز کریں، آپریشن کریں، تو فورسز تو 50 سال سے بلوچستان میں کر رہی ہیں فورسز آپریشن. 20-22 سال سے تو میرا خیال KPK میں بھی آپریشن کر رہے ہیں. تو مسئلے کا حل تو نہیں کر رہا. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ KPK میں اگر میں سمجھتا ہوں وہاں کے حالات واقعی خراب ہے، بلوچستان کے بھی حالات خراب ہے. اگر ہم صوبائی حکومتوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کیا وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہے؟ کیا وفاقی حکومت کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں؟ کیا کوئی ادارے وفاق کے وہاں پر آپریشن نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح سے ہم سیاستدان ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے اپنی جان چھڑا کے 1 گھنٹے کے پروگرام میں اور ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال کے گھر چلے جائیں، اور اس سے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں دل کو سیریس ہونا پڑے گا اور سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے، ملک کی بقا کے فیصلے کرنے ہوں گے. دہشت گردی کا اگر خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے تمام سیاسی باتوں کو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور ایجنڈا بنانا ہوگا. ان لوگوں سے رابطے کرنے ہوں گے جن کو بھڑکایا جا رہا ہے، جن کو ورگلایا جا رہا ہے، جن کو ہمارے پاکستان کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے. ان کے کیا احساسات ہیں، کیا محرومیاں ہیں، اس پہ ہمیں توجہ دینی ہوئی. مجھے تو یاد ہے پیپلز پارٹی نے بھی ایک دور تھا یوسف زئی گیلانی صاحب کا بلوچستان پیکج دیا تھا. اس سے پہلے میرا خیال مسلم لیگ نے بھی ایک دفعہ بلوچستان پیکج دیا، لیکن عمل درآمد تو کسی پہ نہیں ہوا. تو جب تک ہم یہ سنجیدہ حکومتیں نہیں ہوں گی، فورسز کے اکیلے کے اوپر ذمہ داری ڈال کے آپ یہ سمجھیں کہ دہشت گردی کا سدباب ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس پہ ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو بریک کرنے کے بجائے اصل حقائق کی طرف آنا ہوگا. باقی رہ گئی مرزا صاحب نے بہت اچھی بات کی، میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں
जरदारी साहब की खिदमत हासिल करनी चाहिए तो हम हाजिर हैं। वफामत के बादशाह हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो उनके पास फार्मूले हैं, जो अच्छा सौदा कर लेते हैं, 17 साल से बैठे हुए सिंध में माशाल्लाह, तो वो उनसे फायदा लेना चाहिए मेरा ख्याल। साथ साथ गौरी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी अपोजिशन इत्तेहाद ने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आगे आते हैं, कोई किरदार अदा करते हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है मुल्क के अंदर, तो वो मुमकिन हो सकता है। तो इस ज़मन में मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद की इस पेशकश का अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से भी नहीं आया। तो मियाँ साहब की सरबराही में एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, शायद आपको भी याद हो, जिसमें हमारे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा गई थी लंदन में, और सब लोग, सब पार्टियां, कि मेरा ख्याल 2005 यहाँ कहीं हुआ था, मुझे याद आ रहे हैं जी। तो यहाँ वो हुआ था, वो मिसाक जमहूरियत पे फिर अमल क्यों नहीं हुआ? ये बड़ी पार्टियां जो इस वक्त दोनों इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, इन्होंने क्यों नहीं अमल किया उस पर? अब मसला ये होता है कि हम जरूरत के तहत मुआहदे करते हैं, जरूरत के तहत हम जो है इसलिए नहीं करते कि इससे आगे मुल्क को, कौम को क्या फायदा। हम चाहते हैं मेरी क्या जरूरत है, वो एक मुआहदा कर लो। उस वक्त परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चूंकि फौजी मार्शल था, सब ये जमहूरी पार्टियां एक साइड पर इकट्ठी हुई है, वहां मिसाक जमहूरियत साइड हो गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने ही आपस में बंदरामद नहीं किया, छोटी पार्टी तो आज तक उस पर खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ हमें संजीदा होना पड़ेगा। मैं फिर अपनी उसी बात की तरफ आता हूँ कि जब तक हम संजीदा नहीं होंगे और हम इक़्तिदार हासिल करने के लिए पावर पॉलिटिक्स से हटके सियासी और जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए फैसले नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सूरत ठीक नहीं हो सकती। आप अगर बैठ के कहते हैं कि बलूचिस्तान की सूरत खराब है, केपी के खराब है, तो सिंध में कौन सा वो मामला बहुत अच्छे हैं। कच्चे के डाकू 17 साल तक पीपल्स पार्टी से भी कंट्रोल नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को हमें मद्देनजर रखना होगा और दुरुस्त फैसले करने होंगे, और ये तमाम सियासी पार्टियां ही बैठ के कर सकती हैं। और मुल्क में इस वक्त जो सियासी पारा और टेम्परेचर हाई हुआ है, उसको नीचे लाना होगा। अगर आप उसको नीचे नहीं लाएंगे तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और हुकूमत को खुद अंदाजा है इसका। और उसके लिए 2 कदम आगे हुकूमत को बढ़ने होंगे। अपोजिशन से पहले हुकूमत आगे आएगी, हुकूमत आगे आए अपोजिशन से पहले। ठीक, बेग साहब क्या कहेंगे आप? हुकूमत से, अपोजिशन से पहले हुकूमत को आगे आना चाहिए। आप भी यही बात करते आए हैं, तो अब क्या देख रहे हैं, किसकी जानिब से संजीदा कोशिश हो रही है इन मामलात को हल करने के हवाले से, सियासी टेम्परेचर को कम करने के हवाले से, और कौन गैर संजीदा है इस सारे मामले में? जी देखिए, मैं गड़ी खुदा बख्श में था, और बड़ी खुशी की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपना वक्त सरदार रियाज सादिक की क़यादत में भेजा था। बड़ा अच्छा जेस्चर हुआ। अच्छा, वहाँ जो बातें हुई हैं वो यकीन करें बात यही थी कि कौन पहल करता, कौन। वज़ीर आज़म साहब ने तो खुद बोला है, पहले पार्लियामेंट में बैरिस्टर गौहर साहब से बात की थी और कैसर साहब से बात की थी, अब फिर वज़ीर आज़म साहब ने तो इनवाइट करा है डायलॉग के लिए, और उन्होंने कहा है पीटीआई को कि जी आप आगे बढ़ें। तो मैं नहीं समझता कि अब पहले ये और बाद में ये वाली कोई चीज़ है। हम सबको ये एक मौका है, इसमें जितने सीनियर हमारे पॉलिटिशियन, जिसमें जरदारी साहब का भी एक अहम रोल हो सकता है, उनको एंगेज करके और इस ऑफर से फायदा उठा के। तो बेग साहब, ये ऑफर किसके लिए थी? बिलावल साहब की ऑफर किसके लिए थी? जरदारी साहब को एंगेज करने की, मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने की। आपने अब ये जो एहतजाज और ये वो के बजाय आप आए, बैठ के बात करें। स्पीकर साहब का चैम्बर है आपके लिए, स्पीकर साहब ने उन्हें ऑफर किए, हम साथ थे वहां पे गड़ी खुदा बख्श में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब मुस्बत एक सोच है। अब सबने ये रियलाइज किया है कि सियासी इस्तेकाम से जो आप माशी से काम लेना चाहते हैं, तो सियासी से काम पहले लाना होगा और फिर माशी से काम आएगा, और माशी से काम जरूरी है। लिहाजा इस मौके के ऊपर बिलावल साहब ने भी वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जो तकरीर की थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह उन्होंने कर दिया है कि सियासी जमातों को मिलके काम करना होगा, इस्लाहात लाना है तो मिलके हम काम करते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि भूल जाएं कि कोई जल्दी इलेक्शन या मिड टर्म या फौरी इलेक्शन में रखा कोई चीज़, वो दीवार पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन जल्द नहीं हो रहा है। लिहाजा आपने इस टेन्योर को जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उनकी मैंडेट
पर पूरा उतरे, उनकी मैंडेट पे हम उस पर उतर के उनको डिलीवर कर सके। क्या अब हम मांगती है? अब हम महंगाई नहीं चाहती, रोजगार चाहती है, अमन अमान चाहती है, सियासी इस्तेकाम चाहती है। तमाम सियासी जमातें एक एजेंडे पे हो। आपको पता है अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ हमारे कितने होस्टाइल ताल्लुकात लेकिन बेग हैं। साहब जो बात और असलम ये गौरी वो साहब ने मौका है। कही कि तसलसल नहीं है, हम नहीं देखते कि कोई फॉलोअप हमें नज़र नहीं आता, कोई पॉलिसीज़ का, कोई उन्हीं फैसलों का जिनका जिक्र असलम गौरी साहब ने भी किया कि एक मिसाक जमहूरियत हुआ, उस पर सब ने उस चार्टर पर साइन किए, इसके बाद उसका क्या बना, अब कोई इस पर बात नहीं कर रहा। फिर से बात हो रही है कि मुल्क के अंदर एक नए मिसाक की ज़रूरत है। एजेंडा लेके चल सकती है ना नाजिया, एक सिलेक्टिव एजेंडा जो वक्त की जरूरत है, जो इस वक्त मुल्क की सियासी इस्तेकाम के लिए अशद जरूरी है, जो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बना सकता है। ये तो सिलेक्टिव एजेंडा भी इसको लेके जाया जा सकता है, जो प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप एक कंप्रिहेंसिव चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे पहले किया था एक मजीद कोई हो। आप सिलेक्टिव भी वो चीजें जो अलार्मिंग हैं, जो अशद जरूरी हैं, जो प्रायोरिटी हैं, जिसमें अमन अमान सबसे ऊपर आता है। फिर बॉर्डर के लिए जो है नेशनल सिक्योरिटी वो दूसरे नंबर पर आती है। फिर आपने इस सियासी इस्तेकाम है कि मुल्क में इंतशार की सियासत खत्म हो, आप डायलॉग की सियासत शुरू करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके बैठ के कन्वेंस और गेट कन्वेंस के ऊपर अपनी मामलात हल करें और आगे चलें, जो भी टेन्योर है आपका। और फिर अगर आप इस्लाहात लाते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए, उन इस्लाहात की बुनियाद पे नेक्स्ट इलेक्शन हो। ठीक, अरबाब साहब की तरफ जाएंगे। अरबाब साहब कुछ ऐड करेंगे आप इसमें, यहाँ पर जो बात हो रही है, और जिससे गौरी साहब ने भी कहा कि ओपोजिशन से पहले हुकूमत को आगे आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक पेशकश का मस्बत जवाब आया जी कि डायलॉग शुरू करें, हम बात करने को तैयार हैं। अरबाब साहब से जवाब लेते हैं। अरबाब साहब, जैसे अभी बेग साहब ने भी जिक्र किया कि एक बड़ा एक अच्छा जेस्चर था, मुस्लिम लीग नून का सियासी वफद गया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के मौके पर, लेकिन आप केपी से ताल्लुक़ रखते हैं, केपी के जो वज़ीर आला हैं वो दौरा लाहौर पर थे और वापस आकर बड़ी मायूसी का, बड़ी नाखुशी का उन्होंने इज़हार किया कि ये जो रवैया रखा गया पंजाब हुकूमत की जानिब से वो किसी तौर जमहूरी नहीं था, वो उसकी बड़ी मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो 4 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी के साथ वहाँ पर गए थे, लेकिन बड़ा मायूस कुन रवैया था। तो ये इससे अच्छे जेस्चर जिसका इजहार अभी बेग साहब ने किया, दूसरी पार्टियों के साथ मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, इनके साथ जो अपोजिशन में बैठे हैं वहाँ पर ये अच्छे जेस्चर क्यों नज़र नहीं आ रहे? अपोजिशन कह रही है इसकी वजह से माहौल नहीं बन पा रहा, साजगार माहौल। देखिए नाजा, पहले तो मैं जरा गौरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की और बैग साहब भी बैठे हुए हैं कच्चे के डाकू के हवाले से। आपको मालूम है कि कच्चे के डाकू यहाँ पर पिशावर में आकर यहाँ से लोगों को अगवा करके ले जा रहे हैं। मेरे गांव से 1 महीने कबल उसको बंदा लेकर वो ले गए थे, फिर कभी 1 करोड़ मांग रहे थे, फिर 50, फिर हमने यहाँ चंदा इकट्ठा करके 25 लाख पर वहां चले गए और वहां से अपने बंदे को ले आए। तो मैं हैरान हूं कि आखिर ये जो कच्चे के डाकू है, क्या ये किस दुनिया से आए हैं, या यहाँ पर हुकूमत की वहां पे रिट नहीं है, ये क्या वजह है? ये तो बैग साहब भी बेहतर बता सकते हैं, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है। गौरी साहब ने बिल्कुल अच्छी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि यहाँ हम तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो पहले तो हमें कच्चे के डाकू के खिलाफ लड़ना चाहिए ताकि उनसे तो जान छुड़ाए ना, फिर हम इंडिया और अफगानिस्तान इनके खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी बात, आपने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की कही है जो कि दौरे लाहौर पर गए थे, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि उनका ये जो दौरा था ये किस नौइयत का था, क्योंकि ऑफिशियल दौरा था उनका था ही नहीं। अगर उनका ऑफिशियल विजिट होता तो उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता, उनके एजाज में वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो दावत देती, लेकिन ये तो एक इंतशारी टोला है, ये वहां भी इंतशार फैलाने के लिए गए थे। उनके जो वज़रा थे, उनके जो बयानात थे, वो भी आपने और पूरी कौम ने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि उन्होंने किस किस्म के अल्फाज वहां कहे हैं। ये भी इसकी भी मैं मजम्मत करता हूं कि एक सहाफ़ी ने जो उनसे सवालात किए थे कि आप लोग स्मगलिंग करके आए हैं, कुछ इस तरह, उनकी भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन जवाब में फिर जो है ना, तो इनके पठान वज़रा की जानिब से
ایک وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پھر اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس پر مجھے ایک پٹھان ہو کر تو مجھے کم از کم اس پہ افسوس ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دور لاہور پر لائٹیں بند کی گئی تھی، سوری جی سروس ایریاز بند کر دی گئی تھی، پیٹرول پمپ بند کر دیے تھے، تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج انہوں نے خط بھی لکھا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے نام میں خط بھی لکھا ہے جس میں ان خدشات کا، ان شکایات کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ دیکھیں یہ لوگ تو اپنے آپ کو کسی طرح خبروں میں ان رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں یہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے خط لکھ دیا ہے، اب اس پہ 2-3 دن ٹاک شوز ہوں گے، یہ باتیں ہوں گی، تو یہ اپنے آپ کو خبروں میں زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کی یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے بانی چیئرمین صاحب جو تھے، جو ابھی جیل میں ہیں، وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ ان سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے علی گنڈا پور صاحب، وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، تو یہ ان کی عادت ہے، اس لیے ہم ان کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا، ان کو چاہیے کہ یہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، تو ان کو پھر ان کا جو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے تو اس عہدے کے مطابق ان کو سب کچھ کرنا چاہیے۔ اب کس طرح ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اٹھ کر اپنے پاک فوج کے سربراہ کے خلاف باتیں کرے گا؟ اب کس طرح ایک پارٹی جو ہے، وہ جو کہ جن کے وزراء بھی ہے، اراکین قومی اسمبلی بھی ہے، صوبائی اسمبلی بھی ہے، وہ جلسے جلوسوں میں پاک فوج کو نشانہ بنائیں گے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا یہ مذاکرات کرنے کے قابل ہے؟ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے جو کہ ان لوگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بارڈرز پر دے رہے ہیں، جو کہ اب قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہ لوگ ان کو بار بار جو ہے، ابھی بھی کل کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2020 میں ایک جو جعلی میجر کی وردی پہن کر وہ پکڑا گیا تھا، ادھر مردان میں، خیبر پختونخوا میں چرچ لے کر وہ پکڑا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر آج پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں، جو ان کے جو بندے ہیں، تو وہ لگے ہوئے ہیں کہ پاک فوج جو ہے اس کا میجر وہ جو ہے چرچ پڑھتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اس قسم کی جو باتیں ہیں، تو پھر آپ اس لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں نا۔ مذاکرات تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جن کو سیاست کی سوچ بوجھ ہو، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ ملک کی خیر خواہ جماعت ہے، یہ اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے نا۔ جی اسلم غوری صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو دورہ تھا، ایک طرف تو ہم نے پیپلز پارٹی کا بھی پیغام سنا ان کے لیے کہ پی ٹی آئی کو اگر چاہتی ہے پی ٹی آئی کہ ان کو سنجیدہ لیا جائے ان سارے معاملات میں، اور معاملات کچھ بہتر ہوں، تو پھر انتہا پسندی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا، پھر ملکی مفادات کو، دوسرے مفادات کو دیکھنا ہوگا۔ آپ اگری کریں گے؟ ارباب صاحب نے جو کہا، بیگ صاحب نے اس سے پہلے بات کی، کیا کہیں گے آپ؟ اسلم غوری صاحب، وزیر جو ہوتا ہے وہ پورے صوبے کا ہوتا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ جب میں کہوں ہمارے پاس ایک اور گڑا ہے تو کام پارٹی کا وزیروں میں سکھانا پارٹی کا نہیں ہوگی، ہماری جماعتیں ہوتا ہے۔ اور جب تک رہنے والے تہوار کو تو انہوں نے اپنا وزیروں پنجاب کے جیسا لکھا، اس میں کچھ کنسیشن کام میں لکھ دی تھی۔ اسلم غوری صاحب، آپ کی آواز اب تک صحیح نہیں پہنچ رہی، میری آواز اب آپ سن پا رہے ہیں؟ مجھے ٹھیک سے سن پا رہے ہیں آپ؟ اسلم غوری صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی اسلم غوری صاحب، غوری صاحب اب آپ کی آواز کچھ واضح نہیں آ رہی، پہلے آپ کی آواز بالکل ٹھیک تھی، اگر آپ دوبارہ ہمیں جوائن کر سکے تو شاید ہم آپ کا موقع بہتر طریقے سے سمجھ پائیں۔ آپ کی آواز، جی آپ کی آواز ہم تک ٹھیک نہیں پہنچ رہی۔ بیگ صاحب کیا کہیں گے آپ نے ارباب صاحب کو سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے لوگوں سے کیا بات کی جائے جو، اور اسی نوعیت کا پیغام سامنے آیا۔ ہمیں دل صاف کر کے بیٹھنا ہوگا، وقت ضائع نہ کریں ایک دوسرے کا، اور یہ پھر جو ایک آفر ہے یہ سنجیدہ آفر ہے، لہذا ہم نے اس کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ ہمیں اپنے دل صاف دونوں اینڈ کے اوپر، حکومتی سطح پہ بھی، حکومتی پارٹیز نے بھی، اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ہمیں دل صاف کر کے اس بنیاد پہ ہم نے کرنا ہوگا
कि हमने बाकी मुख्तलिफ हुकूमत अमली करके देखी, एहतजाज भी हमने करके देखे और मार्च और पास और ये सब चीजें जलसे जुलूस, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब एक हिकमत अमली हम मज़ाकरात की अपना के देखते हैं साफ दिल के साथ, जो मुल्क के लिए फोकस तरक्की की जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो उसमें हम तय करें, वो हमारी तरजीहात हो। और उसमें ये कोई बात नहीं है कि पहला कदम ये बढ़ाता है, दूसरा कदम ये बढ़ाता है। हम सबको उसको उसी जोश जज्बे के साथ उसमें शिरकत करनी है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये मौजूदा हालात का मामला है, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से भी जो कुछ हो रहा है डेली की बुनियाद पे, हमारी नौजवान जो हैं, हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और फिर विद इन कंट्री भी ये जो नेटवर्क है और इंडिया का रॉ का है। और आज आपने BLA का देखा है कि जो एक कराची बहुत बड़े हादसे से बच गया। अब भी अगर हमें सबक नहीं मिल रहा है कि भाई ये नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करके सफाई करें और हमारे मुल्क को हम अपने दहशतगर्दी से बचाएं, ये तो हर एक के फायदे में है ना। ठीक, बेग साहब हमें जमाल सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी जिसके बायस वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर पाए। जमाल साहब तव्हांजी तबीयत हाणे बहितर आहे, मुंहिंजो आवाज़ ठीक? जमाल साहब भले उर्दू में ही जेकर मौक़िफ़ रखंदो त जीअं अरबाब साहब, गौरी साहब, बेग साहब अव्हांखे वधीक बहितर समझी सघनि। जी बिल्कुल बिल्कुल पूछेगा। ठीक, तो अभी यहाँ पर जो बात हुई और बेग साहब ने बड़ी अच्छी बात की, एक PTI बिलावल भुट्टो साहब का एक पैगाम भी था PTI के लिए कि इंतहा पसंदी की सियासत छोड़नी होगी, अगर आगे बढ़ना है, अगर मामलात को बेहतर करना है तो ये इंतहा पसंदी की सियासत छोड़नी होगी। नाजिया देखें, अगर बख्तियार साहब ये समझते हैं कि कोई भी सियासी जमात अपने रहनुमा की रिहाई के लिए एक जमहूरी, आईनी और पुरअमन जद्दोजहद कर रही है, तो उसको पूरे पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी का नाम दे दिया है। क्या अपनी जमात के सरबराह के लिए बात करना इंतहा पसंदी है? क्या अपनी जमात के सरबराह की रिहाई की बात करना इंतहा पसंदी है? क्या ये जद्दोजहद कभी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने नहीं की अपने रहनुमाओं की रिहाई के लिए? ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जिसको देखो मुंह उठा के वो इंतहा पसंदी। कौन इंतहा पसंदी कर रहा है भाई? हम तो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, यानी इसको इंतहा पसंदी कहते हैं कि एक 4 करोड़ अवाम का मुंतखब चीफ मिनिस्टर लाहौर में उमर चीमा के घर जाने के लिए कैंट में दाखिल हुआ, तो पुलिस ने उसको कैंट में दाखिल होने नहीं दिया। तो मैं सवाल तो फिर ये करूंगा ना कि ये पुलिस उस दिन कहाँ थी? उस दिन कहाँ थी जब ये कैंट में वाकयात हो रहे थे और एहतजाज गुजारे? जमाल साहब आप प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त अरबाब साहब ने इसका जवाब ये दिया कि इस दौरे का जो मकसद था वो गैर वाज़ेह था। एक तरफ से ये कहा गया कि जो मकसद है, इसका मकसद है स्ट्रीट मूवमेंट करना, लोगों को मोबिलाइज करना हुकूमत के अगेंस्ट। तो वो कह रहे हैं कि ये मकसद बड़ा गैर वाज़ेह था। अगर ये लोग सरकारी लिहाज से आते जिस तरह से, तो उनको वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता जैसे किसी भी वजीर आला को दिया जाना चाहिए। नाजिया, मैं अरबाब साहब को मैं वाजे कर दूं, जो चीज उन्हें गैर वाजे नजर आ रही मैं वाजे कर दूं। देखिए, वो एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर है और वो सरकारी पोजीशन पर है, लेकिन क्या सरकारी पोजीशन पर बैठा शख्स कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता? क्योंकि वो पॉलिटिकल जमात का चीफ मिनिस्टर है। क्या मुराद अली शाह पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं? मरियम साहिबा नहीं करती है? कोई और नहीं करता है? तो ये तो बड़ी बेतुकी बात की है कि जी गैर वाज़ेह था। वो चीफ मिनिस्टर है, वो अपना मनसब संभालने के बाद इमरान खान की रिहाई की अगर वो मूवमेंट चला रहा है, इसमें बुरी बात किया है। मुझे तो पहले समझाएं ना, ये इख्तियार साहब भी और अरबाब साहब भी समझाएं कि कोई भी शख्स अपने पार्टी सरबराह की बात करता है तो उसको आप इंतहा पसंदी क्यों कहते हैं? जी अरबाब साहब, देखिए ना, एक वज़ीर आला आप कह रहे कि वो अपनी पॉलिटिकल उसके लिए गए थे, तो एक जेल में जो एक कैदी है उसकी रिहाई की वो तहरीक चला रहे, तो क्या उसको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा? ये मेरा जवाब है। नहीं, हम आपसे मांग में नहीं रहे अरबाब साहब, हम आपसे मांग में नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी पंजाब पुलिस है, क्या कह रहे हैं फिर? क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपकी पंजाब पुलिस के गुल्लू बटे, वो एक मुंतखब चीफ मिनिस्टर को सड़क के ऊपर कैसे रोक सकते हैं? किसी ने नहीं रोका है। यानी आप तो खुद टकराव की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। क्या कहते कि पुलिस जो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए आएगी है वो पंजाब पुलिस से टकराए? आप तो खुद माहौल पैदा कर रहे हैं। ये तो वही 9 मई वाली साजिश दोबारा कर रहे हैं आप लोग।
بیگ صاحب اس کا بھی رسپونڈ کر دیں کہ کیوں انتہا پسندی کا کہا گیا؟ ہم جلد آئیں گے. تو دیکھیں یہ تو ایک ڈفرنٹ ایجنڈے آپ بتلاتی ہیں کہ جی دباؤ بڑھانے کے لیے یہ تمام وزٹس ہیں اور ٹمپریچر بڑھانے کے لیے. یہ سیاسی استحکام کی طرف تو نہیں لے کے جائیں گی. اب آپ آفیشیل دورے پہ بالکل آئیں اور آپ کو پورا پروٹوکول ملے. اگر نہ ملے تو ارباب صاحب ایک چیف منسٹر آفیشیل دورے پہ ہی ہوتا ہے. آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک چیف منسٹر اپنے آفیشیل دورے پہ آیا ہوا ہے تو وہ مزار قائد پہ بھی جائے گا, مزار اقبال پہ بھی جائے گا, وہ اپنے پارٹی رہنماؤں سے بھی ملے گا, وہ سب کچھ کرے گا. تو اس میں اس کو اور کون سا آفیشیل آپ کو چاہیے, مجھے سمجھائے نا. غوری صاحب میری آواز اب آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی میرے پاس. جی غوری صاحب آپ کیا رسپونڈ کریں گے ابھی اس وقت جو یہ ایک معاملہ ہے کہ سرکاری پروٹوکول ملنا چاہیے تھا, نہیں ملنا چاہیے تھا, کیونکہ اب جو نیکسٹ وہ دورہ بتا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب سندھ کا بھی اعلان کر رہے ہیں, لیکن وہ حکومتی آپ نے رہنماؤں کا موقف سنا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے سے ہی ایجنڈا اس طرح کی ہوگی کہ ہم آئیں گے پھر لوگوں کو ہم جمع کریں گے اور پھر وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں واضح ہدایات ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے, تو اس کے بعد یہ سارا ماحول بنا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ اس سے قبل ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جاتا ہے, اس کی حفاظت بھی اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے. جب ایسا ذمہ داری ہوگی حفاظت کی تو پروٹوکول بھی دینا پڑے گا آپ کو, تو یہ ذمہ داری تو ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ آ رہے ایک سیاسی ایونٹ کے لیے بہت سے, مجھے یاد ہے کہ 2003 تھا یا 4 تھا, ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ اکرم خان تورانی تھے اور وہ لاہور کسی ایونٹ کے لیے, سیاسی ایونٹ کے لیے آئے تھے, تو پنجاب کی حکومت نے ان کو پورا پروٹوکول بھی دیا تھا, ان کی حفاظت سیکورٹی بھی دی تھی. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن مقصد اصل تلخی اور ہے, لڑائی کہیں اور ہو رہی ہے. ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. اس کو پارے کو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, ٹمپریچر کم کرنا پڑے گا آپ کو. پولیٹیکل جو ٹمپریچر ہائی کر دیا اس کو نیچے لائیں. اس ملک سے سرمایہ دار بھاگ رہا ہے, اس ملک میں باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. آپ کو پی آئی اے اونے پونے داموں پھینکنی پڑی ہے, جان چھڑانی پڑی ہے, آپ کو مفت میں دے دیا آپ نے. تو میں اس پہ زیادہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن حالات ایسے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو چلانا, ملک چلانا مشکل ہو رہا ہے. آپ آئی ایم ایف کی شرائط مانتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں آپ کرتے ہیں. آپ دن بدن ٹیکس لگا رہے ہیں اور دن بدن ٹیکس لگا کے وہ پیسہ اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے ہیں, اور پھر آئی ایم ایف کی شرائط پوری وہ آپ کو قرضہ دیتا ہے. پھر وہ قرضہ آپ لیتے ہیں اور لے کے حکومت چلا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے. آپ کے پاس یہاں میں تو کئی پروگرام میں کہا ہے, شاید آپ کے نہیں کہا, کہ میرے پاس مرزا صاحب اس بات کو میرا خیال سیکنڈ کرے گے کہ 200 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں. آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا مجھے ایپٹم والے نے بتایا کہ 200 سے زیادہ ان کی ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں. ملک میں ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے. تو یہ کام جو حکومت کے کر رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ یہ پولیٹیکل جو پولیشن ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. باہر سے کوئی آ نہیں رہا, پاکستان میں سرمایہ کار آ نہیں رہا, کہیں سے سرمایہ آ نہیں رہا. تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو ہی مسائل, حکومت کے لیے زیادہ ہے اپوزیشن سے زیادہ. تو حکومت کو ذرا کول کرنا پڑے گا مسائل کو, حکومت کو نیچے آنا پڑے گا. میاں شہباز شریف نے بہت اچھا کیا کہ اعلان کیا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے تھا فوری طور پہ کمیٹی بنا دیتے 4-5 افراد کی, یہ بھائی کمیٹی بن گئی ہے, ان سے رابطہ کرے اور مذاکرات کرے, ایجنڈا طے کرے آپس میں بیٹھ کے دونوں پارٹیاں. تو میں سمجھتا ہوں معاملہ آگے بڑھتا. لیکن وہ حکومتی منسٹر جو ہوتے ہیں وہ رات کو آ کے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اور جس طرح ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کو رگیدنا شروع کرتے ہیں, تو پھر وہ مذاکرات کی طرف تو نہیں جا رہے نا, معاملہ تو ٹیسٹ کی طرف جا رہا ہے اور ایک دوسرے سے ناراضگی کی طرف بڑھ رہے ہیں معاملہ. تو جیسے بگ صاحب نے کہا کہ دونوں طرف سے یہ کوشش کرنی ہوگی, دل صاف کرنے ہوں گے, اور آپ نے کہا کہ حکومت کی ظاہر ہے بنیادی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. بیگ صاحب اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ اب جو اعلان کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے دورہ کراچی کا, دورہ سندھ کا, اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ظاہر ہے وہاں پر حکومت کس طریقے سے اب یہ جو پروٹوکول کی شکایتیں, دوسرے معاملات جن کا تحفظات کا اظہار پنجاب حکومت کی جانب سے ہوا, اور گوری صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, سیاسی ایونٹس کے لیے بھی آتے رہے ہیں, لیکن اس بار کچھ لڑائی کچھ اور ہے, تو اس کا ریفلیکشن ہمیں سندھ میں بھی نظر آئے گا, یہاں پر معاملہ مختلف ہوگا؟ جی بیگ صاحب.
हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें नौयत जरूर क्लियर हो। मज़ार कायद पे आएंगे, बिल्कुल आना है। तमाम बड़े ओहदेदार कायद को खराज तहसीन पेश करने आते हैं, फातिहा पढ़ने आते हैं, मज़ार पे हाजिरी देने आते हैं, और अफरीदी साहब भी आएंगे तो वेलकम है बिल्कुल इस तरह की। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो जिसमें स्ट्रीट पावर को बढ़ाया जाए, जिसमें आप कोई ऐसा दबाव पेश करने की कोशिश करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो। तो ये चीज ना हो। आप वहां पे हम वेलकम करते हैं, आप आए, जो आपका प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल। सिंध की धरती तो बहुत बड़े खुले दिल की, और कराची वाले इससे भी बढ़ के हैं, तो वो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं उनको। ठीक, अरबाब साहब फाइनल कमेंट आपसे लूंगी जी। विजिट है, क्या एजेंडा है, क्या क्या इनकी स्कोप है इस विजिट का, और उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे इनके खातिर ख्वाह जो हैं वो इंतजाम करें हम। बेग साहब, अभी गौरी साहब ने भी हवाला दिया कि माजी में अकरम दुरानी साहब का उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अब जो आपने कहा कि वाज़ेह सारी चीज़ें वाज़ेह करनी होंगी, वो पहले इस किस्म के पेशगी शरायत या दूसरे मामलात वो किसी और के साथ नहीं हुए, वो कह रहे हैं यहाँ लड़ाई कुछ और है। अरबाब साहब, क्या फाइनल आपका कमेंट, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? लड़ाई कुछ और है जिसकी वजह से ये मामलात नहीं सुलझ पा रहे? अरबाब साहब, आप हैं मेरे साथ लाइन पे मौजूद? जमाल साहब, तव्हां खे मुझे आवाज़ अचे पियो, ॿुधो पिया मूंखे? जी जी नाज़िया अचे पियो। जमाल साहब, लड़ाई का झेड़ो को बियो आ, लड़ाई का कोई कुछ और है जैसे गौरी साहब ने कहा, क्या कहेंगे आप आखिर में? सबको पता है, और जितने भी लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी पीटीआई आती है वो इंतहा पसंद दी जाती है। अभी इख्तियार साहब ने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना करे, यानी कोई चीफ मिनिस्टर एफर्ट कर ले तो वो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है। तो ये बिलावजह के जो सियासी जमातें गैर सियासी गुफ्तगू कर रही है और उस दूसरी लड़ाई के सब हमनमा बने हुए, तो अगर सबने ये सोचा हुआ है कि जी पीटीआई का कोई वर्कर, कोई रहनुमा कोई भी एफर्ट्स करेगा उसको इंतहा पसंदी का नाम दे देंगे, उसको लॉ एंड ऑर्डर का नाम दे देंगे, तो ये सब सियासी वर्कर है जो टीवी पर बैठे हैं, इनको सियासी बात करनी चाहिए, और सबको पता है कि सियासी लड़ाई क्या चीज है। ठीक, लेकिन जमाल साहब कुछ सेंसिटिव चीजें भी बड़ी हुई, वो भी सबके सामने आई, जैसे कुछ इश्तिहाल अंगेज वीडियोस, या आज ऐसी भी कुछ इतलात हैं कि वो सोशल मीडिया, पीटीआई के सोशल मीडिया से वो हटा भी दी गई हैं। लेकिन इस तरह के कुछ मामलात हैं जिनका भी जिक्र हुआ कि कौमी इदारों पर हमला हो या उनके खिलाफ कोई बात हो, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा उन दुश्मन एलिमेंट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी गार्ड धक्के देते हुए बाहर ले जा रहे हैं, तो क्या ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत है कि किसी सिक्योरिटी गार्ड एक एमपी को? जी जमाल साहब, मुझे जी आती मुझे आपकी आवाज़। ठीक ठीक जमाल साहब, वरी मेहरबानी मांझी। बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सम गौरी साहब, अरबाब ख़ज़र हयात साहब, नाज़रीन गुफ्तगू वहाँ ॿुधी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे, जेके डेवलपमेंट्स थियनि पियूं आहिनि, जो हल छा में आहे उन ते बि अवां गुफ्तगू ॿुधी, पर उन बावजूद जेके सभु पार्टियूं जेका ॻाल्हि कनि पियूं त दिलि साफ़ करणा पवंदा, अॻियां वधिणो पवंदो, ऐं मुख़्तलिफ़ तजवीज़ूं बि ॾिनियूं पियूं वञनि, इंतज़ारु कयो पियो वञे त को जेकॾहिं को ग्रीन सिग्नल मिले त पोइ हीउ जेको टेम्परेचर हिन वक़्तु असां तमामु मथे ॾिसूं पिया, इहो असांखे हेठि ईंदे नज़र अची सघे थो। पर बहरहाल हिन वक़्तु ताईं असां ॾिसूं पिया त समूरे एंड्स ते जेके मामला नज़र अचनि पिया उहे डेडलॉक जो शिकार आहिनि। नाज़रीन, गुफ्तगू मां खां इजाज़त वठंदासीं, वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो। अल्लाह हाफ़िज़।